गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक क्लास में हम लोग 3 पेपर जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और आज हम चौथा पेपर जो है वो उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे लेफ़्ट साइड पे वो क्वेश्चन पेपर दिया गया है और राइट साइड पे किसी बच्चे की सॉल्व्ड जो पीडीएफ है आंसर शीट की वो लगाई गई है। तो फोकस करिए बेटा, लेफ़्ट साइड पे जो पेज दिया गया है सेक्शन ई। तो बच्चे ने पहले सेक्शन ई को अटैम्प्ट किया है। तो सेक्शन ई में उसने पहला क्वेश्चन जो अटैम्प्ट किया है वो किया है व्हाट वर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड। ठीक है, यानी सेकंड वर्ल्ड बोले तो यूएसएसआर, फर्स्ट वर्ल्ड बोले तो यूएसए एंड एलाइज और थर्ड वर्ल्ड बोले तो नॉन अलाइंड कंट्रीज़। तो यानी यूएसएसआर का विघटन, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन के बाद कौन से मेजर कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, ठीक है, कौन से रिजल्ट मिले देखने को संसार में। तो सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन बनाया है। तो सेकंड वर्ल्ड का मतलब यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये कब बना था? ये बना था बेटा 1917 में, जब रशिया में लेनिन की लीडरशिप के अंदर बोल्शविक रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद यूएसएसआर का निर्माण हुआ था। अगर हम देखें इसकी मेंबर्स को तो इसमें रशिया मेन कंट्री है और इसके साथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिनमें यूक्रेन भी आता है जिसके साथ रशिया का युद्ध चल रहा है। इन देशों को यूएसएसआर ने फासिस्ट फोर्सेस से आज़ाद करवाया था। ठीक है, तो ये यूएसएसआर का सदस्य बन गए। यूएसएसआर का जो आइडियोलॉजी है वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है, जो लेनिन और मार्क्स के द्वारा दी गई थी, जिसका मतलब था कि समाज में सारे लोग बराबर होने चाहिए। ठीक है, एगलिटेरियन सोसाइटी बनाना। यूएसएसआर की जो टेक्नोलॉजी थी वो बड़ी डेवलप्ड थी। अमेरिका को छोड़ के लगभग दुनिया के सभी देशों से ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी थी। कंज्यूमर इंडस्ट्री जो थी वो भी बहुत बढ़िया थी, डेवलप्ड थी। पिन से लेके कार तक हर एक चीज़ का निर्माण खुद ही ये कर लेते थे। इन्हें अपने ब्लॉक के बाहर जाके कोई चीज़ लेनी ही नहीं पड़ती थी। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था बेटा, ठीक है, और किसी पार्टी को किसी भी प्रकार की कोई परमिशन ही नहीं थी। ठीक है, पर जैसे जैसे समय बीतता गया बेटा परिस्थितियाँ बदल गई, बड़ी सारी नेगेटिव चीज़ें जो थी वो बीच में आ गई। ठीक है, और नतीजा ये हुआ कि यूएसएसआर का विघटन हो गया 1989 से 1991 का जो इरा था उसमें एक एक कंट्री जो थी वो अलग होती गई। ठीक है, तो जो रीज़न थे जिनकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हुआ, सेकंड वर्ल्ड जो था वो बिखर गया। ठीक है, वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, उनमें एक है कैपिटलिस्टिक जो आइडियोलॉजी थी वो बड़ी तेज़ी से फैल रही थी। फिर उसके बाद अमेरिका और उसके एलाइज जो थे, वन ब्लॉक डोमिनेंस देखा गया। ठीक है, फिर शॉक थेरेपी भी देखा गया और बड़े सारे देश जो थे एशिया और ये एशियन रिपब्लिक, ठीक है, वो उनका इंडिपेंडेंस हुआ था। फिर ये नीचे कॉन्सिक्वेंसेस लिखे गए हैं। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उसमें फर्स्ट है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट पॉइंट जो है वो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। तो ये मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा क्योंकि ये आपने बड़ी बार लिखे भी हुए हैं। तो पहला रिजल्ट ये देखने को मिला यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से कि जो बाइपोलैरिटी थी, पावर का जो इक्वेशन था वो बदल गया। ठीक है, पहले पावर दो बड़े बड़े ब्लॉक्स के पास थी, अब वो पावर जो है सिर्फ अमेरिका के पास रह गई और दूसरा ब्लॉक जो था वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। ठीक है, तो इसलिए जो बाइपोलैरिटी थी वो जो है वो उसका अंत हो गया था। फिर उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, तो जब एक ही ब्लॉक के पास पावर रह गई थी तो जो नया जो वर्ल्ड ऑर्डर था वो यूनिपोलर था। ठीक है, उसमें एक ही ग्रुप
यूएसए और उसके जो एलाइज थे वो वही पावर में देखे गए और उन्होंने 1991 के बाद वर्ल्ड को डोमिनेट करना शुरू किया। फिर उसके बाद शॉक थेरेपी भी एक कॉन्सिक्वेंस है। जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है, सब देश जो इसके सदस्य थे उनमें स्टैग्नेशन आ गई, खास करके इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो उससे उभरने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और पैसा जो है वो वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से मिल सकता था और उन पे कंट्रोल जो था वो अमेरिका का था। ठीक है, कंडीशन सिर्फ एक ही थी कि एक ही सूरत पे आपको लोन मिलेगा, अगर आप अपने कम्युनिज़्म को छोड़ते हो, सोशलिज़म को छोड़ते हो और डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म को अपनाते हो। तो अब मजबूरी में ये करना था। तो ये प्रकार का ट्रांजिशन था, ठीक है, बदलाव था, जब आपको सारे कम्युनिस्ट जो इंस्टीट्यूशंस थे, विचारधाराएं थी, उनको त्यागना था और एक नए सिस्टम को अपनाना था। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन बड़ा पेनफुल था, इसीलिए इसे शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई देश रह गया या कोई देश के कुछ शॉक थेरेपी का सामना करना पड़ा, सबको करना पड़ा, किसी को ज़्यादा करना पड़ा, किसी को कम करना पड़ा। ठीक है, ये भी एक कॉन्सिक्वेंस देखा गया। फिर इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, वर्ल्ड में कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी जो है उसको वेलकम किया गया। देश जो थे उन्होंने डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म को अपनाया। ठीक है, तो ये अगर आप लिख के आते हो, इसके साथ देखो एक कंक्लूज़न मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट का लेंथ ठीक है तो, और ऊपर से भी ठीक ही है, पर नीचे कंक्लूज़न छोटा कर दिया है, कंक्लूज़न लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो आप कंक्लूज़न लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे इसके। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइनीज़ इकोनॉमी। चाइनीज़ इकोनॉमी का क्वेश्चन है बेटा ये 20th क्वेश्चन, एक्सप्लेन एंड एनालाइज द रीजंस फॉर द राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। तो शुरू में बेटा चाइना जो है वो भी भारत के साथ ही आज़ाद हुआ था और अब चाइना का भी बुरा हाल था। चाइना में एकदम से विकास के मार्ग पे चला वो 1970s में आके। ठीक है, जब ओपन डोर पॉलिसी की वहाँ पे, तो चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो कब राइज हुई बेटा, जब कुछ इकोनॉमी में सुधार लाए गए 1978 में। चाइनीज़ रिपब्लिक जो है ये 1949 में बना था, किसकी लीडरशिप में, माओ की लीडरशिप में। ठीक है, चाइनीज़ जो है उन्होंने मॉडल जब आज़ाद हुए तो कौन सा मॉडल अपनाया था, इन्होंने भी सोवियत मॉडल अपनाया था, मतलब ये भी कम्युनिज्म के रास्ते पे चल रहा था, विच वॉज बेस्ड ऑन सोशलिज्म आइडियोलॉजी। ठीक है, एंड वॉज सेल्फ रिलायंट, और ये एक ऐसा मॉडल था जो बिल्कुल सेल्फ रिलायंट, मतलब आत्मनिर्भर वाली बात थी। ठीक है, तो ये मॉडल अपनाया था उसने। फिर उसके बाद चाइना की जो कंज्यूमर इंडस्ट्री थी बेटा इस पीरियड के दौरान वो ठीक नहीं थी, क्योंकि ये सिस्टम ही कुछ ऐसा था कि इसमें क्या आना था, इसमें स्टैग्नेशन आनी थी। ठीक है, तो एवरीथिंग चाइनीज़ कंज्यूमर इंडस्ट्री प्रोडक्शन एवरीथिंग बट लैक इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो चाइना में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था उस समय। चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वाज लैकिंग इन मीटिंग द नीड्स ऑफ द पीपल, वो इतनी बुरी तरीके से रौंदी गई थी कैपिटलिस्टिक कंट्री कॉलोनियल पावर्स के द्वारा कि अब जो उनकी इकोनॉमी थी वो वहाँ के लोगों की भी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। ठीक है, इन वेरियस सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब पिछड़ापन था वहाँ पे। और पॉपुलेशन जो थी चाइना की वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, वाज ग्रोइंग ड्यूरिंग दीज ईयर्स, एंड द चाइनीज़ इकोनॉमी वाज नॉट गोइंग एट द पेस। चाइना की इकोनॉमी उस तरीके से नहीं बढ़ रही थी। 1972 में प्राइम मिनिस्टर जन इन लाई ने डिसाइड किया कि वो काम करेंगे। ठीक है, 4 सेक्टर में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ठीक है, 1972 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी, ओपन
ओपननेस, अच्छा ओपननेस ऑफ इकोनॉमी जो है, मतलब ओपन डोर पॉलिसी जो है वो शुरू कर दी। और तब उसके बाद चाइना जो है वो एक स्ट्रांग नेशन बनना शुरू हो गया। उसके बाद विद यूएसए, स्ट्रॉन्ग टाइज विद यूएसए, अमेरिका के साथ इसके अच्छे संबंध बने, ठीक है, फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंपोर्ट हुआ अमेरिका के साथ, एंड गुड्स एंड सर्विसेज का। तो चाइना की इकोनॉमी जो है हैड पेस बिटवीन, चाइना की इकोनॉमी को असली पेस कब मिलती है बेटा, 1972 से लेकर 1978 में, ठीक है। इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर दे वर स्लोली टेकिंग ट्रांजिशन, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्लो बदलाव आया फ्रॉम द कम्युनिस्ट सोश, मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैसे नहीं किया जैसे उन्होंने किया कि एकदम से बदलाव ले आएंगे बाकी की कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की तरह। इन्होंने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, ठीक है। चाइना की अगर बात करें तो इस समय चाइना जो है वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इट इज़ एक्सपेक्टेड, और ये माना जा रहा है कि 2040 में ये अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। इन टुडे वर्ल्ड, आज के संसार में अगर हम देखें, ऑफ द एशियन कंट्रीज़ इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, ठीक है, हम भी बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो चाइना से मंगवाते हैं। तो चाइना जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। तो कंक्लूज़न में आप इसने लिखा है, तो कंक्लूज़न सब पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा मिला के भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 इसने लिखा है फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, ऊपर वाला पार्ट लिखा है, ठीक है, भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो अगर आपको ये फंक्शन या प्रिंसिपल करके भी आते हैं तो यही लिखना है आपने। भारत की फॉरेन पॉलिसी जो है बेटा इज़ द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द ऑपरेशनल फंक्शंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, टू टैकल विद अदर नेशंस। तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया था, सेड फॉरेन पॉलिसी जो है वो फेस होता है, फेस ऑफ आइडियोलॉजी होता है किसी भी देश का। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है हैज़ टेकन वेरियस शेप्स ओवर द ईयर, ठीक है। तो समय समय पर बदलती रही है, कहने का मतलब ये है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जो रिलेशन थे बिटवीन द नेशंस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड, तो दूसरे देशों के साथ जो हमारे रिश्ते थे वो समय समय के साथ बदलते गए। जिस प्रकार का संसार में हमारा पोजीशन था उसी प्रकार के हमने उनके साथ रिश्ते बनाए, ठीक है। अब एक एग्जांपल दी है, जैसे कोल्ड वार के दौरान इंडिया जो है वो यूएसएसआर के करीब था पर यूएसए के पास नहीं था, पर आज अगर हम देखें तो इंडिया अमेरिका के भी काफ़ी पास चला गया है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है। तो यहीं से समझा देता हूँ मैं आपको। नॉन अलाइनमेंट, हमारी फॉरेन पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कभी किसी के साथ ग्रुप नहीं बनाएंगे, कोई पावर वाला ग्रुप नहीं बनाएंगे, नॉन अलाइंड रहेंगे, ठीक है। दूसरा, हम पंचशील, जो हमारा पड़ोसियों के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि हम पंचशील यानी 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करेंगे, दुनिया के साथ आगे बढ़ेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो कुछ वहाँ से बोला जाएगा हम उनका पालन करेंगे, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद अपने पड़ोसियों के साथ हम फ्रेंडली रिलेशंस रखेंगे, ठीक है, मित्रता वाले रिलेशन रहेंगे। और जिनके साथ हमारे स्ट्रेंड हैं, जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लगातार हम प्रयत्न करेंगे उनके साथ रिश्तों को नॉर्मलाइज करने में। और फिर उसके बाद ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मानव अधिकार जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, किसी भी तरीके से उनका हनन, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने तो इनको समझो कि ये हमने इतना इम्पॉर्टेंट समझा कि हमने फंडामेंटल राइट ही अपने यही रखे हुए हैं, ठीक है।
तो ये पॉइंट अगर आप लिख के आते हो तो देखो लिखा हुआ है इतना इतना मटेरियल, ये काफ़ी है, ठीक है। फिर छोटा सा कंक्लूजन बना के लिख दो पॉइंट्स मिला के। फिर उसके बाद सेक्शन डी पे आ गया है। तो डी पे नहीं चलते हम, मैं पहले नीचे ले जाता हूँ आपको। ये यहाँ पे किसी दूसरे बच्चे की शीट है जो नीचे और दिए गए हैं ना, और पार्ट में जो लॉन्ग हैं वो हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सवाल हमने नीचे वाला किया, ऊपर वाला नहीं किया, ठीक है। तो डिस्कस इंडिया चेंजिंग रिलेशनशिप विद पोस्ट कम्युनिस्ट रशिया। तो पोस्ट कम्युनिस्ट रशिया के साथ भारत के जो बदलते हुए रिश्ते हैं उनका विवरण दीजिए। तो इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट रशिया शेयर ए मल्टी फेस्ड रिलेशनशिप, ठीक है। मल्टी फेस्ड रिलेशनशिप है हमारा, मतलब एक नहीं बल्कि बड़े सारे तरीके से हम जुड़ते हैं पोस्ट कम्युनिस्ट रशिया के साथ। एक्सप्रेसिंग जैसे डिफेंस कोऑपरेशन हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट हो गया इन ग्लोबल फर्म्स, वाइल डिफेंस टाइज रिमेन स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग हुए हैं डिफेंस टाइज। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन जो है हैज़ रूम टू ग्रो, बोथ कंट्रीज आर एक्सप्लोरिंग न्यू एवेन्यूज़ फॉर कोऑपरेशन। नए नए जो एवेन्यूज़ हैं उनको खोज रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलके काम किया जा सके। रिफ्लेक्टिंग द एबडाइंग, ये वर्ड पता नहीं क्या लिया, एवॉल्विंग है, एवॉल्विंग डायनामिक्स ऑफ देयर पार्टनरशिप। तो इंडिया का रिलेशनशिप जो है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ का वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। पहले तो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट, तो फ्रॉम कोल्ड वार के समय पे अगर हम देखें जहाँ पे वेयर इंडिया वाज जो है क्लोजली अलाइंड था सोवियत यूनियन के साथ, ठीक है, इसके बड़े मित्रता वाले रिश्ते थे। तो ये जो रिलेशनशिप है हैज़ इवॉल्व्ड इनटू मोर डाइवर्सिफाइड एंड प्रैग्मेटिक पार्टनरशिप। तो ये जो रिश्ते थे ये ज़्यादा डाइवर्सिफाइड साबित हुए और ज़्यादा प्रैक्टिकली जो है वो असरदार साबित हुए, ठीक है। फिर इसके बाद डिफेंस टाइज, वाइल रशिया जो है रिमेन ए की सप्लायर, ये की सप्लायर है, हमें हथियार वगैरह बेचता है, ठीक है। हम डिफेंस का बड़ा सामान यहाँ से लेते हैं। न्यू दिल्ली जो है आल्सो डाइवर्सिफाइड इट्स सोर्सेज एंगेजिंग विद अदर कंट्रीज़ फॉर डिफेंस, और अब भारत जो है वो भी दूसरे देशों के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे देशों को हथियार बेचता है, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक सहयोग। इकोनॉमिक टाइज जो है वो भी बड़ा है, बट देयर इज़ स्टिल अनटैप्ड पोटेंशियल, पर अभी बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा है, ठीक है, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक टाइज थोड़े कम हैं, अभी और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एनर्जी कोलैबोरेशन, तो रशिया जो है ये मेजर सप्लायर है एनर्जी का, भारत पेट्रोलियम भी लेता है, न्यूक्लियर मटेरियल भी लेता है, ठीक है, जिससे वो हमारी इंडस्ट्री वगैरह चलती है। फिर रीजनल डायनामिक्स, इंडिया जो है ग्रोइंग एंगेजमेंट इन इंडो पैसिफिक, भारत इंडो पैसिफिक रीजन में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे जाके देशों के साथ व्यापार कर रहा है जो कि बेसिकली रशिया का एरिया है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखें तो रशिया या पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो हैं उनको एशिया में इंटरेस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भारत की मदद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ कर रही हैं और यहाँ पे इन कंट्रीज़ की मदद भारत कर रहा है। फिर उसके बाद मल्टीलेटरल एंगेजमेंट, बड़े सारे प्रोजेक्ट, बड़े सारे प्लान, बड़े सारे प्रोग्राम्स पे दोनों देश मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। बोथ कंट्रीज कोऑपरेट इन वेरियस मल्टीलेटरल फर्म्स इंक्लूडिंग ब्रिक्स, स्कॉ एंड द G20, ठीक है, अलाइनिंग ऑन वेरियस ग्लोबल इश्यूज। फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चरल एक्सचेंज बड़ा ज़्यादा है, ठीक है, बड़े सारे देश भारत देश के जो लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं, अपना कल्चर वहाँ पे लोगों को बताते हैं, जिसमें
एक्टर्स जो हैं वो उनकी बड़ी भूमिका है। बड़े सारे रशियन फिल्म स्टार जो हैं वो भारत की फिल्मों में काम कर चुके हैं। बड़े सारे राइटर्स का जो बुक्स है वो वहाँ पे पढ़ी जाती हैं। ऐसे ही उनकी किताबें यहाँ पे पढ़ी जाती हैं। तो कल्चरल एक्सचेंज बड़ा ज़्यादा है इन कंट्रीज़ का भारत के साथ। फिर टेक्निकल कोऑपरेशन, देयर इज़ एन इंक्रीज फोकस ऑन collaboration in technology and innovation, reflecting the changing dynamics of their partnership. Then beta challenges, despite the overall positive trajectory, ठीक है, इतने सारे पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी के बावजूद जो चैलेंजेस हैं वो हम दोनों के देशों के जो बदलते हुए रिश्ते हैं वो थोड़े अभी भी हैं। जैसे जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो हैं वो आते हैं, मतलब कि हमारा तो सीधा डेमोक्रेसी है ना, तो हमारी ब्यूरोक्रेसी भी डेमोक्रेटिक लाइंस पे है, उनकी वहाँ पे कम्युनिज्म के आधार पे अभी भी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता, जिसकी वजह से बड़े काम स्लो हो जाते हैं। ठीक है, और बड़ी सारी जो प्रोग्राम्स हैं, बड़े सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पे मिलके काम करने पे सहमति नहीं बन पाती है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, तो रिलेशनशिप जो है इज़ एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। ठीक है, विद बोथ कंट्रीज एक्सप्लोरिंग न्यू वेन्यूज़, क्योंकि दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो नए नए तरीके खोज रहे हैं, नए नए एरियाज खोज रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे को कोऑपरेट किया जा सके। तो ओवरऑल इंडिया का रिलेशनशिप जो है पोस्ट कम्युनिस्ट रशिया के साथ हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मल्टी फेज्ड। ठीक है, तो वो बहुमुखी है, बहुमुखी पार्टनरशिप है, मार्केड बाय स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड इंटरेस्ट इन रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर्स। ठीक है, देन इसके बाद थोड़ा सा मुझे कंक्लूजन थोड़ा छोटा लगा, थोड़ा आप बढ़ाना इसको। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, इवेल्युएट द फैक्टर्स, एक मिनट नीचे होगा, इवेल्युएट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यूरोपियन यूनियन ए पॉलिटिकल फोर्स। देखो, यूरोपियन यूनियन जब बना था तो ये एक इकोनॉमिक ग्रुप था। ठीक है, एक दूसरे को आर्थिक रूप से सहयोग देने के लिए ये ग्रुप बना था, पर आज देखते हैं ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स बन चुका है। दुनिया की पॉलिटिक्स पे ये अपना प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये कभी भी एक एक कंट्री करके नहीं सामने आते, बल्कि पूरा का पूरा ब्लॉक जो है बन के सामने आते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बन गया इतना शक्तिशाली, तो पढ़ते हैं बेटा इसको। तो यहाँ पे ठीक लिखा है इंट्रोडक्शन, यूरोपियन यूनियन जो है वो इवॉल्व हुआ इनटू ए पॉलिटिकल फोर्स। ठीक है, कैसे? डेवलपिंग रोबस्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया जो खुद ब खुद डेवलप करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग कॉम्पिटेंसीज, जो कॉम्पिटेंसीज थी वो बढ़ाई इन्होंने। ठीक है, संसार के दूसरे देशों के साथ कंपटीशन में उतरे। एंड फॉस्टरिंग कॉमन पॉलिसीज़, और अपनी सबने ना एक जैसी ही पॉलिसीज़ रखी, जैसे फॉरेन अफेयर्स को लेकर या फिर सिक्योरिटी को लेकर, जबकि ओरिजिनली ये एक इकोनॉमिक एंटाइटी था। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन जो है, एनलार्जमेंट, सॉफ्ट पावर, ये शुरू में एक अगर हम देखें तो अब ये बढ़ रहा है इसका इन्फ्लुएंस, ये सॉफ्ट पावर की तरह, मतलब इसकी जो सॉफ्ट पावर है, जैसे अमेरिका की भी सॉफ्ट पावर थी, उसका मतलब कि उस प्रकार से भी दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है। एंड रिस्पॉन्स टू ग्लोबल चैलेंजेस, और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके प्रति रिस्पॉन्स कर रहा है, और जिसकी वजह से आज इसका पूरे दुनिया में पॉलिटिकल रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इवॉल्व हो गया एक पॉलिटिकल फोर्स प्राइमरली, जबकि ये एक इकोनॉमिक एंटाइटी था, उसके ये कारण जो है वो नीचे लिखे गए हैं, ये वाले फैक्टर्स। एक तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है उसने, उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ ना कुछ इस तरीके के बने हुए हैं कि वो खुद ब खुद विकास करते हैं। ठीक है, मतलब कि खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं, समय के अनुसार अपने आप को डाल लेते हैं।
सच एज जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट हो गया, यूरोपियन काउंसिल हो गया, ठीक है। तो उसी की वजह से इनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी बढ़ता जा रहा है। एक्सपेंशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज, इसके पास एबिलिटी है यूरोपियन यूनियन के पास कि ये इकोनॉमिक मैटर्स को लेकर ये compete करता है दुनिया के साथ, ठीक है, इसमें पोटेंशियल है, ठीक है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। फिर उसके बाद कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, इन सब देशों की एक ही फॉरेन पॉलिसी है, जिसकी वजह से ये जुड़ जाते हैं आपस में। जब जुड़ते हैं तो एक ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, फिर एक एक देश की तरह बिहेव नहीं करते, ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं उनमें 3 तो यही हैं, फ्रांस है, इंग्लैंड है, रशिया है, ठीक है। तो कोई चीज़ इनके अगेंस्ट होती भी है किसी पॉलिटिकल मंच पे तो ये उसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपना विटो भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन जो है टू इंक्लूड न्यू मेंबर्स, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये अपनी सदस्यता को बढ़ाने पे फोकस कर रहे हैं और मेंबर्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो भी इसका पॉलिटिकल वेट जो है वो बढ़ा देता है, मेकिंग इट मोर इन्फ्लुएंशियल प्लेयर ऑन ग्लोबल स्टेज। फिर उसके बाद सॉफ्ट पावर, यूरोपियन यूनियन जो है इम्फेसिस ऑन डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, रूल ऑफ लॉ एंड इनहेंस्ड इट्स सॉफ्ट पावर, जिसकी वजह से मेकिंग जो इसे एक अट्रैक्टिव मॉडल बना देता है दूसरे देशों के लिए, ठीक है। और दूसरे देश या तो इसके साथ मिलने की कोशिश करते हैं या अपने आप को इसकी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ग्लोबल चैलेंजेस सच एज जैसे क्लाइमेट चेंज होना, टेररिज्म हो गया, माइग्रेशन हो गया, रिक्वायर्ड कॉर्ड, तो इन सब समस्याओं को ना मिलजुल के का ही समाधान किया जा सकता है। तो ये देश सारे ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो मिलजुल के करते हैं, तो इनके लिए आसान हो जाता है उसे सॉल्व करना। फिर उसके बाद ब्रेक्सिट, द डिसीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टू लीव द यूरोपियन यूनियन हैज़ रीइंफोर्स्ड द रिमेनिंग मेंबर्स कमिटमेंट टू डीपर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। देखो ब्रेक्सिट एक डिसीजन था जिसमें जो यूनाइटेड किंगडम के किंग थे उन्होंने अपने आप को अलग करने की बात की, तो वो अलग हो भी गया है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है इंग्लैंड, ठीक है, अभी प्रेजेंट। तो उससे क्या हुआ कि बाकियों को लगा कि भाई कहीं ये ब्लॉक टूट ना जाए हमारा, तो वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, ताकि बना रहे, ग्रुप टूटे ना, नष्ट ना हो। फिर उसके बाद इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, ये सारे देश जो हैं वो एक दूसरे पर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट भी हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक जगह पे प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो यूरोपियन यूनिक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है हैज़ प्रोवाइडेड ए फाउंडेशन फॉर इट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एज अदर कंट्रीज सीक टू एंगेज विद इट फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ओवरऑल अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन एवोल्यूशन जो है इनटू ए पॉलिटिकल फोर्स, जो ये इसका पॉलिटिकल फोर्स बनना है, रिफ्लेक्ट इट्स मेंबर डिस्पाइट टू प्रोजेक्ट ए यूनाइटेड फ्रंट ऑन ग्लोबल इश्यूज एंड टू मैक्सिमाइज देयर कलेक्टिव इन्फ्लुएंस इन एन इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, ठीक है। तो कंक्लूजन थोड़ा छोटा लगा बेटा, कंक्लूजन में थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है, ये कंक्लूजन थोड़ी ना है। तो आप सारे पॉइंट्स 8 पॉइंट लिखे हैं, 8 पॉइंट का अगर आप हेडिंग भी जोड़ते हैं तो भी आपका अच्छा खासा बन जाएगा कंक्लूजन। और फिर बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। लॉन्ग आंसर में अगर हम देखें तो एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सिनो इंडियन रिलेशन सिंस 1962 ऑनवर्ड्स। 1962 के बाद भारत और चाइना के रिश्तों के बारे में आपने बताना है, ठीक है। तो सिनो इंडियन रिलेशन जो है 1962 वार के बाद अगर हम देखें तो मार्क्ड पीरियड ऑफ टेंशन रहा, बॉर्डर डिस्प्यूट रहा एंड ओकेजनल मिलिट्री स्टैंड ऑफ होता है, आमने सामने खड़े हो जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी गई हैं। एफर्ट्स टू इम्प्रूव, लगातार प्रयत्न किया जा रहा है
दोनों तरफ से के रिश्तों को थोड़ा सुधारा जाए, ठीक है। दोनों के रिश्तों में स्ट्रेटजिक कंपटीशन भी है, खास करके इंडिया जो है इंडियन ओशन रीजन में, ठीक है, क्योंकि चाइना वहाँ पे एंट्री चाहता है और वो भारत का इलाका है, ठीक है, लड़ाई भी हो सकती है उसको लेकर कभी। इकोनॉमिकल कोऑपरेशन जो है वो कुछ समय में ग्रो किया है, बट अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट इश्यूज जो हैं वो आज भी दोनों देशों के बीच में हैं, एंड जियोपॉलिटिकल राइवलरी जो है वो लगातार दोनों में चल रही है, ठीक है। तो 1962 के बाद भारत और चाइना, 1962 में याद है आपको, भारत और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, भारत हार गया था वो ये जंग। रिलेशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया जो है वो हैज़ बीन करेक्टराइज्ड बाय मिक्स ऑफ कॉपरेशन। उसके बाद अगर हम रिश्ते देखें तो मिक्स हैं, कुछ ठीक भी हैं और कुछ कन्फ्लिक्ट से, ओकेजनल कन्फ्लिक्ट से भरे हुए हैं, ठीक है। कंपटीशन भी है, ओकेजनल कन्फ्लिक्ट भी है, कॉपरेशन भी है। जब 1962 का युद्ध हो गया तो उसके बाद 1962 से 1988 का पीरियड कैसा था? ये वो पीरियड था जिसमें रिलेशन जो थे वो टेंसिव थे, ठीक है, एक दूसरे को शक की नज़र से देखा जाता था, विस्पॉडिक बॉर्डर क्लैशेस, ठीक है, जगह जगह पर बॉर्डर क्लैशेस जो थे होने की संभावना थी, एंड लिमिटेड डिप्लोमेटिक, और बड़ी कम बातचीत होती थी, ठीक है, मतलब कि रिश्तों को सुलझाने के लिए कोई ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया जाता था। फोकस्ड ऑन डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया गया। फिर उसके बाद 1988 से लेकर 2010 का जो टाइम था, थॉज इन रिलेशन, तो बायलैटरल टाइज जो थे वो इंप्रूव हुए, मार्केड बाय हाई लेवल विजिट, ठीक है, इवन के प्राइम मिनिस्टर के विजिट जो हैं वो भी इस पीरियड में देखे गए। इंक्रीज ट्रेड एंड एफर्ट, राजीव गांधी भी गए थे मुझे याद है, और कंप्यूटर एजुकेशन लाए थे, वहाँ से कंप्यूटर्स लाए थे, ट्रेड एंड एफर्ट्स, ठीक है, व्यापार बढ़ा है, लगातार प्रयत्न हुए इस पीरियड के दौरान ताकि रिश्तों को थोड़ा ठीक किया जाए, बॉर्डर डिस्प्यूट ठीक किए जाएं। दोनों कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट साइन किया टू मेंटेन पीस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। बॉर्डर डिस्प्यूट एंड मिलिट्री स्टैंड ऑफ्स, ये 2010 से शुरू हो गया, ये बार बार एक दूसरे के सामने खड़े हो जाना, मतलब चाइना के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि हम लड़ेंगे नहीं, गोली नहीं चलाएंगे, पर लात मुक्के हाथों डंडों से लड़ाई होती है तो वो चलती है, ठीक है। तो स्टैंड ऑफ्स, डिस्पाइट एफर्ट्स बाई बॉर्डर में जो टेंशन है उनको इंप्रूव करने को लेकर बड़े सारे प्रयत्न हुए, उनके बावजूद भी जो बॉर्डर टेंशन है वो लगातार बनी हुई है, बड़ी बार स्टैंड ऑफ हो जाता है। 2013 में भी हुआ, 14 में भी हुआ, 17 में भी हुआ, हाईलाइटिंग द, जो बताता है कि अभी भी हमारे बॉर्डर जो हैं इश्यूज हैं वो अभी अनरिजॉल्व्ड हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्री, इंडिया जो है एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशंस अबाउट चाइनाज बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। चाइना बिल्कुल बॉर्डर के साथ ना रोड बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश से अस्काई चिन लद्दाख तक, तो वो अगर रोड पूरा बनता है तो भारत मतलब कि एक नीचे की तरफ पलड़ा झुक जाएगा, क्योंकि भारत थोड़ा लड़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पिछड़ सकता है उस रास्ते से, ठीक है। तो चाइना को एडवांटेज मिलेगा उस रोड का, और चाइना की मंशा यही है कि वहाँ से वो अपनी आर्मी को डिप्लॉय वगैरह कर सके, आगे पहुँचा सके, ताकि बॉर्डर सील करके रख दे वो भारत के साथ अपनी तरफ से। तो भारत को उस पर आपत्ति है, तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों में कड़वाहट है। फिर डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ हुआ 2017 में, ये सबको पता है, 73rd डे जो था मिलिट्री स्टैंड ऑफ, ठीक है, ऑकर्ड इन डोकलाम रीजन नियर द इंडिया चाइना भूटान, ठीक है, ट्राई जंक्शन बोलते हैं इसे यहाँ पे, ठीक है, इससे भी रिश्ते और स्ट्रेन हो गए। फिर उसके बाद गलवान वैली में जो क्लैश हुआ, ये लेटेस्ट 1-2-3 साल पहले ही हुआ 2020 में, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी लोग मर भी गए थे, ठीक है।
फिर उसके बाद करंट स्टेटस की बात करें तो रिलेशन जो है वो अभी स्ट्रेंड हैं दोनों देशों के बीच में, एंगेज इन, और दोनों में अभी भी कंपटीशन चल रहा है, एंड कॉशियस रिलेशनशिप, ठीक है, करेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमिक कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एंड एफर्ट्स टू मैनेज बॉर्डर टेंशन, ठीक है, और बॉर्डर पे टेंशन को मैनेज करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। ओवरऑल सिनो इंडियन रिलेशन जो है सिंस 1962 हैव बीन मार्क्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ही है, अच्छा भी है बुरा भी है, जब अच्छा होने लगता है तो बुरा हो जाता है, जब बुरा होने लगता है तो कहीं अच्छा भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉपरेशन भी है, कंपटीशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, और दोनों ही देश जो हैं सीकिंग टू बैलेंस, वो चाहते हैं कि बैलेंस बन के रहे देयर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट वाइल मैनेजिंग देयर डिफरेंसेस, ठीक है। जब अपने डिफरेंसेस ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अपना इंटरेस्ट यानी कि अपना लाभ भी वो मतलब कि सोचते हैं कि हमें लाभ मिले। तो लॉन्ग आंसर बेटा सभी हो गए आपके। चलिए बेटा, इसके बाद बच्चे ने डी सेक्शन को अटेम्प्ट किया हुआ है। तो डी सेक्शन में मैंने आपको पहले भी बताया कि एक पैसेज रहेगा, आपने ऐसा ही पैसेज जो बोर्ड के पेपर में देखोगे तो वहाँ पे आपने जल्दी से पैसेज पढ़ना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि पैसेज में क्या बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब इस पैसेज में ये तो है नहीं कि आपको यही पैसेज आएगा तो मैं इस पैसेज को बताऊंगा, इसी पैसेज को बताऊंगा करना। तरीका बता सकता हूँ। तरीका ये है कि आपने पैसेज को अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से और फिर नीचे सवालों के जवाब देने हैं। ज़्यादातर पैसेज जो हैं वो कॉमन सेंस के होते हैं, ठीक है। तो आपने मतलब कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ा ही ज़रूर होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर अगर आपने सही ढंग से लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो फिर इसको करने का तरीका ये होता है कि आप पैसेज में से ही जो लाइनें हैं कुछ उठा के आप आंसर में डाल सकते हो जो थोड़ी उसके साथ मैच करती होंगी, ठीक है। तो भी आपको 3.5-4 नंबर मिल सकते हैं। और अगर आप थोड़ी कॉमन सेंस से लिखते हो या आपने अच्छे तरीके से लेक्चर अटेंड किए हैं तो फिर आपको उसके पीछे का कहानी समझ में आ जाएगा, ठीक है, और आप उनके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। बेटा क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज का मतलब है धरती का जो तापमान है वो लगातार बदलता जा रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज कहते हैं। ये इशू जो है क्लाइमेट चेंज का, ये कोई नेचुरल नहीं है। इसके पीछे अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो इंसान खुद है। इंसान जिस तरीके से औद्योगिकरण कर रहा है, जिस तरीके की वो तरक्की ला रहा है, जिस तरीके का वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो एनवायरनमेंट में उनकी मात्रा बढ़ रही है, तो ये सब कारण जो हैं ये क्लाइमेट मतलब चेंज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा गया है कि क्लाइमेट चेंज के पीछे फैक्टर क्या हैं, तो यही फैक्टर जो मैंने अभी आपको बताए, ठीक है। एसिड रेन का होना, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। ये दूसरे सवाल का आंसर बच्चे ने लिखा हुआ है। लैंडस्लाइड्स, फिर वॉल्केनिक इरप्शन, पोल्यूशन, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद व्हाट मेजर डू यू सुजेस्ट सेफ गार्ड इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप क्या मतलब कि रिकमेंड करना चाहोगे? तो भाई उल्टा कर दो इनको, काजेज को, फैक्टर को उल्टा कर दो। भाई पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ों को ना काटा जाए बल्कि और पेड़ लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, एफॉरेस्टेशन हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो गाड़ियां हैं मतलब कि जो हमारे बस में है वो क्या कर सकते हैं हम छोटे छोटे डिस्टेंसेस जो हैं उनके लिए गाड़ियां ना यूज़ करें बल्कि उन्हें पैदल चल के पूरा कर लें, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको ज़्यादा प्रोड्यूस ना होने दें, ठीक है। अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें प्रोडक्शन को लेकर, ठीक है। या फिर अच्छे टाइप का जो फ्यूल है वो यूज़ करें इंडस्ट्रीज़ में या अपने व्हीकल्स में। व्हीकल्स तो अब इलेक्ट्रिक ही आ रहे हैं, ठीक है।
ये चीज़ें हमारे बस में हैं तो ये करेंगे। तो ये बेटा आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। फिर इसके बाद इसने सेक्शन सी किया हुआ है, उल्टा पेपर किया हुआ है। तो सेक्शन सी में है बेटा एक्सप्लेन द, पहला क्वेश्चन ये शॉर्ट आंसर रहेगा। इस सेक्शन के ज़्यादातर क्वेश्चन आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है। जो सवाल पॉइंट में नहीं बनता होगा वो पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करना, पर ज़्यादातर आंसर आप पॉइंट्स में देना, ठीक है। तो एक्सप्लेन द फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फेलियर इन होल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी। ये बर्निंग क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। तो पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेसी आज तक नहीं दे पाया, तो उसके पीछे कारण क्या है बेटा? सीधे सीधे कारण है, देखो ऊपर से लिखा थोड़ा सा कि ये कारण है और नीचे कारण शुरू कर दिए। यहाँ पे कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। तो पहला कारण है बेटा पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी बनती है, हम उसमें देखते हैं कि मिलिट्री का बड़ा रोल है, ठीक है। वहां पे जो सरकार बनती है उसको बनाने में भी मिलिट्री का रोल हम देखते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नमेंट जो है वो भी मिलिट्री शासन ही था, ठीक है। ये जनरल अयूब खान जो थे उनकी लीडरशिप में पहली मिलिट्री गवर्नमेंट यहाँ पे बनी थी। फिर उसके बाद या 1980 में यहाँ पे फर्स्ट जो है वो मतलब कि 1980 में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यहाँ पे बनी थी। सो मिलिट्री जो है ऑलवेज कोप, और जब जब यहाँ पे डेमोक्रेसी थोड़ा काम करने लगती है तो मिलिट्री कोप अप हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो आर्मी है वो तख्ता पलट देती है और खुद शासन अपने हाथ में संभाल लेती है। फिर उसके बाद लो इकोनॉमी, मतलब कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कोई खास नहीं है, एकदम से गुर्बत है देश में, तो ये भी एक कारण बन सकता है, ठीक है। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो लगातार महंगाई का सामना करते रहते हैं, काम इतने हैं नहीं उनके पास, महंगाई लगातार बढ़ती रहती है, जिसके कारण जो लोग हैं वो उनका फेथ ही नहीं रहा इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर। उन्हें लगता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, सब करप्शन करेंगे, हमारी सुध बुध कोई लेगा ही नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। और रोजमर्रा के काम में लगे रहते हैं। वहां पे जो वोटिंग परसेंटेज है वो भारत से भी बड़ा कम है। तो सो मेनी टाइम्स हम देखते हैं इन ऑर्डर टू टेक अप दिस चेंज एंड टू गेट, और ऐसी मतलब कि परिस्थिति में वहां पे जिम्मा लेती है आर्मी कि हम जी बदल देंगे, और आर्मी शासन लागू हो जाता है वहां पे। एरिस्टोक्रेसी एंड हाई क्लास, एरिस्टोक्रेट और हाई क्लास मतलब जो अमीर अमीर लोग हैं, जमींदार टाइप के लोग हैं या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, वो हमेशा आर्मी को सपोर्ट करते हैं कि आर्मी जो है वो कोई कानून बनने नहीं देगी जो गरीबों के पक्ष में होगा, ठीक है। क्योंकि गरीबों के पक्ष में कानून बनेंगे तो वो डेमोक्रेसी में बनेंगे, तो वो खुद नहीं चाहते कि डेमोक्रेसी आए, वो चाहते हैं जैसे चल रहा है चलने दिया जाए, हमारा पैसा बन रहा है और हमारा जो मान सम्मान जो रुतबा है वो बहुत बना हुआ है, तो वो नहीं बिगड़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए वो आर्मी को सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक कारण है स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं आ पाती। फिर उसके बाद वेस्टर्न इंटरेस्ट रहता है भाई, वेस्टर्न जो पावर हैं उनका भी इंटरेस्ट रहता है। डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है टू हैव डेमोक्रेसी, के वहां पे लोकतंत्र आए। दे वांटेड मिलिट्री रूल इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चाहते हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है उनकी रक्षा आर्मी ही कर सकती है, नहीं तो वो चल जाएंगे, तो ये भी एक कारण है। फिर उसके बाद टेररिज्म, ये तो अब मतलब पहले अपनी दूसरों की थी, अब अपनी भी समस्या बना ली उसने। तो पाकिस्तान जो है ये हब है टेररिज्म का। सो इन ऑर्डर सेफ देयर सिटीजन फ्रॉम दिस इवल, तो अपने नागरिकों की टेररिस्टों से रक्षा करने के लिए उन्हें मिलिट्री की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो यही कारण है कि बार बार वहां पे जब भी डेमोक्रेसी आई है मिलिट्री कोप अप हुआ है, मिलिट्री ने तख्ता बड़ी आसानी से पलट दिया है और पाकिस्तान में कभी स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 12, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और इसके फंक्शंस बताइए विद स्पेशल रेफरेंस टू वीटो पावर, ठीक है।
तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है बेटा? ये इसकी प्राइमरी इसकी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, ठीक है, जिसकी जिम्मेवारी है पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, चेक रखना पूरी दुनिया में कहीं कोई ऐसी कोई चिंगारी तो नहीं है जो बाद में बड़ी वार का रूप ले सकती है, उस पर नज़र बना के रखना और उसे शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना, वो इसकी जिम्मेवारी है। तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके ये कुछ नीचे फंक्शंस हैं, तो ये बता ही दिए मैंने आपको। ये तीसरा पॉइंट देख लो, वीटो पावर वाला, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसमें टोटल मिला के 15 सदस्य होते हैं और 15 में 10 नॉन परमानेंट है और 5 परमानेंट हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनके पास वीटो पावर रहता है। वीटो पावर एक खास प्रकार की पावर है जो इन्हीं बिग 5 को है, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, जिससे ये क्या करते हैं, किसी भी इशू को, किसी भी डिबेट को, किसी भी डिसीजन को निगेट कर देते हैं। जब ये अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है आई से नो, तो वो टॉपिक वहीं पे, वो डिबेट वहीं पे, वो इशू के ऊपर चर्चा वहीं पे बंद हो जाएगी, ठीक है। वो डिसीजन जो लेने जा रहे हैं वो वहीं पे रोक दिया जाएगा, ठीक है बेटा। बड़ी बार इस वीटो पावर का इस्तेमाल हुआ है। रशिया ने भी भारत के पक्ष में एक बार इसका इस्तेमाल किया था, 2 बार किया था। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द कोल्ड वार इरा के दौरान हमने देखा कि बड़ी बार जो डिस्प्यूट था बिटवीन यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, उसके कारण बड़ी बार इस पावर का इस्तेमाल किया गया था। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 13, प्राइवेट सेक्टर जो है डिवेलप्ड ए की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर, ठीक है। आज प्राइवेट सेक्टर का विकास जो है वो भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है, इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो कहानी आप प्लानिंग कमीशन से शुरू करो बेटा। प्लानिंग कमीशन जो है भारत का 1950 में बनाया गया था। इट वाज डन टू ब्रिंग, ये क्यों बनाया गया था कि भारत में खुशहाली आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ब्रिटिशर जो हैं वो भारत की इकोनॉमी को बुरे तरीके से रोंद के गए थे कॉलोनियल काल के दौरान। प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट जो है वाज मेनली फोकस्ड ड्यूरिंग द सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है, जो कि 1956 से 1961 तक चला था। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वाज ड्राफ्टेड बाय पीसी मेहलोनोबिस, ये पढ़ाया था मैंने आपको। बिफोर दिस, इससे पहले ऑल द इंडस्ट्रियलाइजेशन वर अंडर स्टेट कंट्रोल, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कम्युनिज्म से कहीं ना कहीं इंस्पायर थे। आफ्टर द सेकंड 5 ईयर प्लान एक मीटिंग जो है वो बॉम्बे में रखवाई गई थी कि भाई फर्दर जो है वो इंडस्ट्रीज़ को लेके क्या प्लान किया जाए, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये निकल के सामने आया था कि प्राइवेटाइजेशन जो है इंडस्ट्रीज़ का वो किया जाए। रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर गई भारत में और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो भारत में शुरू हो गया। व्हेन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टर जो है व्हेन द फॉरेन मिनिस्टर, जब मनमोहन सिंह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एलपीजी भारत में लाया, ठीक है। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये 3 प्रकार के रिफॉर्म लाए, उनसे एकदम से जो इकोनॉमी थी वो बूस्ट कर गई। अंडर ग्लोबलाइजेशन के दौरान जो लाइसेंस वगैरह थे, लाइसेंस का मतलब रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, वो हटा दिए गए, ठीक है, ओनली टू इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद एफडीआई का जो परसेंटेज था वो भी इंक्रीज कर गया, ठीक है, विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये कब अपॉइंट किया गया था और इसके आउटकम बताओ।
तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है ये 1956 में अपॉइंट किया गया था। इट वाज अपॉइंटेड बिकॉज, इसे क्यों अपॉइंट किया गया था? वही स्टेटें बनानी थी, लैंग्वेज और कल्चर के आधार पे स्टेटें बनानी थी, ठीक है। 1930s में ही ये डिसाइड कर लिया गया था कि भाई जब देश आज़ाद होगा तो देश को लैंग्वेज और कल्चर के आधार पे डिवाइड करेंगे, बनाएंगे हम वैसे ही, ठीक है। तो यही हुआ, ये 1920 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी किसमें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, मतलब कि इन रीजन को अलग करना था। तो सारा मद्रास रीजन था ये, ठीक है। इसको तो ये डिसाइड किया गया था तो आज़ाद होंगे तो हम लैंग्वेज और कल्चर के आधार पे स्टेटों को बांटेंगे, और फिर ये बाद में देश आज़ाद होने के बाद इसी के आधार पे स्टेटों का निर्माण किया गया था। तो शुरू में 14 स्टेट्स बनी थी और बाद में ये और बनती गई और आज तक ये चल रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ाया भी हुआ है आपको, हाँ ये पढ़ाया हुआ है, ये देख लेना आप। पंजाब, हिमाचल बने, गुजरात बना, आपने बताना है कौन कौन सी स्टेट किस स्टेट से बाइफरकेट होके बनी और कब बनी, ठीक है। फिर उसके बाद 15th क्वेश्चन है बेटा, डिस्कस द फैक्टर दैट फ्यूल द फायर्स ऑफ सेपरेशन इन इंडिया। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो भारत में सेपरेशन की चिंगारी को बढ़ाते हैं? तो कम्युनलिज्म है, ठीक है, सांप्रदायिकता जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद विश ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस, ठीक है। बड़े सारे लोगों को ये लगता है कि भारत के साथ रहने में हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम अलग हो जाएंगे तो अलग अपना देश बना के रहेंगे तो फिर हम अपने तरीके से देश को चलाएंगे, ठीक है। और सेपरेटिज़म की तरफ देश को ले जाते हैं। तो आप सेपरेटिज़म ही पॉइंट को नाम दो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कश्मीर का एक ग्रुप जो है वो चाहता है कि भारत से कश्मीर अलग हो जाए और हम अलग देश बना के रहें, तो इसको सेपरेटिज़म कहेंगे। फिर टेररिज्म भी एक समस्या है। कई बार अपने देश के लोग अपनी सरकारों से खुश नहीं होते हैं, वायलेंस का तरीका अपनाते हैं और इनोसेंट्स की किलिंग करते हैं। और कई बार दूसरे देश के लोग जो हैं वो मतलब कि दूसरा देश जो है वो समर्थन देता है, वो हेल्प करता है अपने देश के लोगों की, और मिलिटेंसी जो है वो फैलाई जाती है उस एरिया में, जैसे पाकिस्तान कर रहा है कश्मीर में, ठीक है। फिर उसके बाद कल्चरल वेरिएशन, ठीक है। ये जो कल्चरल वेरिएशन होता है ये भी कहीं ना कहीं हम देखें तो सेपरेटिज़म की भावना लाता है, ठीक है, कि कल्चर नहीं मैच करता, ठीक है, तो फिर ये अपना नहीं है। और कल्चर मैच मतलब ये डोगरा कल्चर का है, मेरा भी डोगरा कल्चर है तो ये अपना है, और ये उड़ीसा का कल्चर है, ये मेरा कल्चर नहीं है तो फिर ये मेरा नहीं है, तो ये सेपरेटिज़म की भावना ले आता है। और पॉइंट जोड़ सकते हो बेटा इसमें, रीजनलिज्म जोड़ सकते हो, लिंग्विज्म जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ह्यूमन सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है विच कम अंडर नॉन ट्रेडिशनल नोशन, ठीक है। ये नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में आता है। फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेकेड्स, पिछले कुछ दशकों से हमने ये देखा कि युद्ध तो हुए ही नहीं इतने ज़्यादा, लड़ाई झगड़े तो इतने हुए नहीं, वार वगैरह हुई नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद तो कोई युद्ध ही नहीं हुआ, छोटे मोटे रहे जिनमें कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ज़्यादा लोग मारे गए हैं अपने देशों की सरकारों के द्वारा सिक्योरिटी को लेकर, या ह्यूमन जेनोसाइड हुआ है, ठीक है, जिसमें बड़े सारे लोगों को एक साथ मार दिया गया। बीमारियों के द्वारा बड़े सारे लोग जो हैं बीमारियों के द्वारा मारे गए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपिंग रिपोर्ट ऑफ 2016 देयर आर अबाउट 663 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं है। तो आप सोचो ये ज़्यादा समस्या गंभीर है या युद्ध तो होते ही नहीं। 20 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास सैनिटेशन ही नहीं है, साफ सफाई में नहीं रहते, वो गंदगी में रहने पे मजबूर हैं वो। ओवर द ईयर, ठीक है, क्योंकि बड़े सारे सालों से कोई युद्ध तो हुआ नहीं,
ठीक है, जिसमें कोई बड़े सारे लोग मारे गए हों ड्यू टू, कभी कुदरती प्रकोप आते हैं, ठीक है, नेचुरल कामिटी आती है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड आ गया। फॉर एग्जांपल 2023 में अर्थक्वेक आया, ठीक है, टर्की में, जहाँ पे हज़ारों लोग जो थे वो मारे गए। तो दिस ब्रिंग्स, ये अब देखो मैं आपको सिंपल समझाना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल टाइप की सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं हमें, क्योंकि ट्रेडिशनली थ्रेट्स ही ख़त्म हो गई। तो नॉन ट्रेडिशनल में देखें तो ह्यूमन सिक्योरिटी प्रायोरिटी पे है, और वो क्योंकि कारण ही कुछ ऐसे हैं जो नॉन ट्रेडिशनल हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो नॉन ट्रेडिशनल नोशन के साथ हम जोड़ के ये सवाल बनाएंगे, ठीक है। और ये सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है? कॉपरेशन से, ठीक है। देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें तो ये सिक्योरिटी जो है ये बढ़ सकती है, बढ़ाई जा सकती है। फिर लास्ट शॉट है बेटा, डिस्कस द फैक्टर लीडिंग टू राइज ऑफ एनडीए गवर्नमेंट इन 2009। 2009 में एनडीए की सरकार बनी, तो वो 2009 के बाद हमने देखा वो बड़ी तेज़ी से राइज कर गई, ठीक है, नरेंद्र मोदी के लीडरशिप के अंदर। पहली बार जो एनडीए की गवर्नमेंट थी बेटा वो 1998 में बनी थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1991 से लेकर 2004 तक ये सरकार चली। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में 2014 में ये सरकार बनी और फिर 2019 में भी बनी, ठीक है। तो अब ये राइज कैसे चली गई? अब बोलते हैं कि भाई ये एनडीए तो 400 के करीब करीब सीटें ले जाएगा, ठीक है। तो कैसे इतना ले जाएगा, जबकि इसकी जब ये बनी थी तो इसमें बीजेपी मेन पार्टी थी जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती थी, ठीक है। भाई जब एनडीए बना तो इसमें और दूसरे दल मिले, जिसकी वजह से इनको अपनी पॉलिसीज़ को सेकुलर करना पड़ा, ठीक है, बदलना पड़ा, और कुछ ऐसे बदलाव लाए इन्होंने देश में, जैसे शाहबानो केस उठाया और ट्रिपल तलाक तक का जो मैटर था वो ख़त्म कर दिया, ठीक है। आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया। तो लोग जो हैं सीसीए लाया, ठीक है। तो लोग जो है, लोगों की जो फेथ है वो इस पार्टी के ऊपर बनती जा रही है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि जो कांग्रेस है उसका लगातार फॉल होना, ठीक है। कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है, ठीक है, और जो लीडर है उनमें भी फैक्शनलिज्म है, कोई एक दल से दूसरे दल में जा रहा है, कोई दूसरे से तीसरे में जा रहा है। तो कांग्रेस का लगातार नीचे की तरफ आना वो भी बीजेपी को राइज कर गया, ठीक है, एनडीए को राइज कर गया। और भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि डायनामिक और क्रिस्मेटिक लीडर, शुरू में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे क्रिस्मेटिक लीडर थे, मुरली मनोहर जोशी थे, अभी भी बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप है, अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, निर्मला सीतारमन जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं इनके पास, ठीक है। फिर राइज ऑफ इकोनॉमी, भाई एनडीए के शासनकाल में जो इकोनॉमी है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, ठीक है। 3 ट्रिलियन कोरोना से पहले हो चुकी थी, और अगर कोरोना नहीं आता तो इस समय ये 5 ट्रिलियन के आसपास चली जानी थी। तो भविष्य में ये होप है कि ये और ज़्यादा तेज़ी से जाएगी। तो ये लोगों को पॉजिटिव चीज़ें दिखती हैं तो लोग जुड़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट किया है, ठीक है। आप जम्मू में ही देख लो, फ्लाईओवर आ गया, ठीक है। ऐसे पूरे मतलब इस जगह पे पैसा खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं लोगों को, जिनसे सहूलियतें होंगी, ठीक है बेटा। तो ये सारे आपके क्या थे? शॉर्ट आंसर थे। चलिए बेटा, इसके बाद सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर रहने वाले हैं, वेरी शॉर्ट रहने वाले हैं। 2-2 नंबर के ये सवाल होंगे और टोटल मिला के 9 क्वेश्चंस होंगे। तो पहला सवाल पूछा हुआ है कि नेम द कंट्रीज हु आर द मेंबर्स ऑफ सार्क। तो ये टू द पॉइंट लिखने वाले क्वेश्चन हैं, इनको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। अगर पैराग्राफ भी कोई लिखना है तो 7-8 लाइनों का पैराग्राफ लिखना है, और अगर वो पॉइंट्स में बनता है तो 2-3 पॉइंट लिख के ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ पे नाम पूछे हैं तो नाम लिख दीजिए आप, ठीक है, नाम पता ही है आपको।
अगर उसमें लिखना है कि सार्क जो है ये साउथ एशिया का समूह है, तो इसमें जो कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर हैं उसके नाम इस प्रकार हैं, तो नाम लिख दो आगे, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पार्टीशन के दो कॉन्सिक्वेंसेज ये रहे, ठीक है। एक तो जब पार्टीशन हुआ तो बड़ा वायलेंस हुआ था, ठीक है, वायलेंस और रियॉट हुआ था, बड़े लोग मार दिए गए थे, बड़ी सारी प्रॉपर्टी जो उनका नुकसान कर दिया था, दंगे हुए थे, ठीक है, फीमेल्स जो हैं और उनके ऊपर रेप अटैम्प्ट किया गया था। तो आप ये चीज़ें बीच में डालो। और दूसरा जो है वो प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी, जो लोग अपने घर बार छोड़ के सरहद की दूसरी तरफ गए थे, उनके रिहैबिलिटेशन की समस्या थी जो आज तक भी सॉर्ट आउट नहीं हुई, ठीक है। हमारी साइड पे तो कुछ हद तक सॉर्ट आउट हुई है, दूसरी साइड पाकिस्तान की तरफ जाओ तो वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हुई है। उनको वहाँ पे एक नाम दिया जाता है, उनको दिया जाता है कोई नाम है, इस समय मेरे को याद नहीं आ रहा। एनीवे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपने बहुत बार लिखा है, ठीक है। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और इसके जो फादर हैं वो V.S. स्वामीनाथन कहे जाते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी, ख़ास करके सीरियल्स की, उस पे फोकस किया गया, उसको इंक्रीज़ करने पे फोकस किया गया। कैसे? नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हाइब्रिड सीड का इस्तेमाल करके, ठीक है, नए प्रकार के वीडिसाइड, पेस्टिसाइड या दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल करके, ठीक है, प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी डोमिनेंस। वन पार्टी सिस्टम होता है जहां पे एक ही पार्टी जो है वो होती है, दूसरी पार्टी को अलो ही नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे चाइना हो गया, या फिर कोल्ड वार के दौरान यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल था, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम वन पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वन पार्टी डोमिनेंस का मतलब होता है कि पार्टीज तो बड़ी सारी होती हैं उस सिस्टम में, पर एक पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट कर रही होती है, यानी दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब कंपीट भी नहीं कर सकती, इतनी छोटी होती है। जैसे 1952, 57 और 62 के जनरल इलेक्शन में हमने भारत में देखा कि कांग्रेस जो थी वो वाइप ही कर देती थी, एकदम से झाड़ू ही लगा देती थी, सारी सीटें ले जाती थी, ठीक है। तो वो वन पार्टी डोमिनेंस था। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, व्हेन एंड वेयर वाज फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट। किस स्टेट में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पहली बार बनी थी भारत में? तो केरला वो स्टेट है। 1957 में जब वहाँ पे इलेक्शन हुए तो वहाँ की जो रीजनल पार्टी थी उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली और उसने वहाँ पे सरकार बनाई। फिर बाद में सेंटर के इंटरवेन करने के बाद मतलब इस निंदा चाहती थी कांग्रेस के किसी स्टेट में कोई दूसरी पार्टी बनाए, वो चाहती थी कि हमारी बने, तो उसने वहाँ पे भी गवर्नर रूल लगाया और इमरजेंसी लगा के, तो वहाँ पे भी बाद में फिर कांग्रेस बनवाई उसने, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी। तो जनता पार्टी बनने के पीछे क्या क्या कारण थे? तो अलाइंस ऑफ रीजनल पार्टीज़, बड़ी सारी रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो मिलके आपस में पार्टी बनाती हैं, ठीक है। अलाइंस ऑफ रीजनल पार्टीज़, सेवरल रीजनल पार्टीज़ लाइक सोशलिस्ट पार्टी, एसएसपी, डीवीपी, ये मिलके ये पार्टी बनाते हैं। एमरजेंसी जो है ड्यूरिंग 1975, ये भी एक कारण रहा। लोग तंग आ गए थे, नहीं चाहते थे, ठीक है। अपोजिशन को अरेस्ट करके रख लिया था, ठीक है, जहाँ पे उनको मौका मिला एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, और उन्होंने प्लान किया कि हम अलग पार्टी बनाएंगे, तो जनता पार्टी का निर्माण किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद एक सवाल अभी और हैं, 3 क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ 1974 मूवमेंट इन बिहार। बिहार में जो मूवमेंट हुआ था उसके बारे में।
तो राइज ऑफ प्राइस ऑफ बेसिक गुड्स के दाम बढ़ गए थे। लीड्स जो एलईडी लीड्स करके एक कॉलेज था गुजरात में, वहाँ पे प्राइस के दाम बढ़े थे, ठीक है। तो वहाँ पे ये मूवमेंट शुरू हुआ था सबसे पहले, फिर बाद में यही मूवमेंट जो है ये बिहार में चला गया था। तो स्टूडेंट्स का ये प्रदर्शन था कि इतने दाम बढ़ गए हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो महंगाई क्यों बढ़ गई है, ये सवाल था। राइज ऑफ यूनिवर्सिटी फ़ीस, यूनिवर्सिटी की फ़ीस राइज कर गई थी। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये चोक कर दी गई थी उस समय। ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी कमिटेड हो गई थी, वो सरकार के कहने पे ही सारे काम करती थी, ठीक है। तो ये सब कारण है बेटा जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने 1974 में मूवमेंट किया था। फिर उसके बाद मेंशन नेम ऑफ स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आपने स्टेटों के नाम देने हैं, तो वो पता ही है आपको, 7 सिस्टर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, ठीक है। फिर उसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है, कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है। बेटा जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है इलेक्शन के दौरान, तो ऐसे में सरकार नहीं बन सकती। सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी अगर मिल जाएं और मेजॉरिटी साबित कर दें कि हमारे पास आधे से ज़्यादा सीटें हैं, तो वो सरकार बना सकते हैं, ठीक है। कोएलिशन गवर्नमेंट जब बन जाती है तो ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं कही जा सकती, क्योंकि कोएलिशन पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर समर्थन देंगे तो सरकार रहेगी, अगर मेजॉरिटी से कम हो गया समर्थन तो फिर सरकार गिर जाती है, ठीक है बेटा। इसके बाद ये लास्ट सेक्शन है ए सेक्शन, ठीक है, जिसमें ये मल्टीपल चॉइसेस जो हैं वो सॉल्व किए गए हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो है वाज फाउंडेड इन द ईयर, ये कब बना था बेटा, यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था, तो 1945 इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कंपोनेंट कौन सा है, अलायंस बिल्डिंग, प्रिवेंटिंग वार, बैलेंस ऑफ पावर, तो सारे ही हैं, तो ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट है नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो वो कितने हैं, टोटल 15 हैं, तो नॉन परमानेंट कितने हैं, 10 हैं, तो 10 इज़ द राइट आंसर। फिर उसके बाद डी पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, इनमें से इनसिक्योरिटी का सोर्स कौन सा है, ह्यूमन राइट्स ये नहीं है, बैलेंस ऑफ पावर ये भी सिक्योरिटी दिलाता है, ग्लोबल पावर्टी जो है ये इनसिक्योरिटी का सोर्स है, ये थ्रेट कर रहा है, ठीक है। अलायंस बिल्डिंग भी इनसिक्योरिटी का कारण नहीं है। फिर उसके बाद है बेटा इलेक्शन कमीशन भारत का कब बना था, तो जनवरी 1950 में बना था। फिर उसके बाद फाउंडर कौन थे भारतीय जनसंघ के, ठीक है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। फिर उसके बाद व्हाट लेड टू इमरजेंस ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स, तो बड़े सारे बच्चे इस सवाल को लेके मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। बेसिकली अगर थोड़ा थोड़ा देखा जाए तो ये सारे ही आंसर बनते हैं, ठीक है, पर अगर मेजर काज देखा जाए, मतलब कि तब तो शुरू में इतना ज़्यादा ट्रेंड था नहीं, पर अब तो कोएलिशन सरकारें ही बन रही हैं, तो वो कब पॉसिबल हुआ, जब रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो राइज कर गई, ठीक है। तो अब जिस ट्रेंड पे जो चल रहा है ना, वो आप ये वाला ऑप्शन लिखेंगे तो ठीक रहेगा। फिर उसके बाद है बेटा फैक्शनल राइवलरी बिटवीन सिंडिकेट एंड इंदिरा गांधी जो थी वो ओपन में नज़र आने लगी कब, जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए 1969 में, जब इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को अपनी तरफ से खड़ा कर दिया था और सिंडिकेट ने नीलम संजीवा रेड्डी का नाम दिया था, ठीक है, तो उस इलेक्शन में। और फिर सिंडिकेट लीडर हु गेव द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, तो ये कौन थे बेटा, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो इसके साथ बेटा ये आपका पेपर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पेपर डिस्कशन भी समझ आया होगा, ठीक है। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।